महंगाई की अपेक्षाएं, यहां उपभोक्ता अपेक्षाओं में ये बहुत बढ़ रही हैं। तो हमें यह समझना होगा कि महंगाई की मनोविज्ञान का कितना हिस्सा वास्तव में भविष्य के मूल्यों में जाता है। क्योंकि अगर आप फेड से पूछें तो यही सब कुछ है। यही वह जगह है जहां महंगाई, दूसरे शब्दों में उपभोक्ता मूल्य बढ़ रहा है। यही मुख्य कारण है। यही से यह शुरू होता है कि लोग सोचते हैं कि कल के मूल्य आज के मुकाबले अधिक होंगे, तो वे बाहर जाते हैं और जितना संभव हो सके सब कुछ खरीदते हैं और वे बस सब कुछ जमा कर लेते हैं और इससे मांग बढ़ जाती है और यह फिर से यही करता है। यह एक फीडबैक लूप है ना? यह वेतन मूल्य सर्पिल की तरह है। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि महंगाई की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। यह एक आत्मपूर्ण भविष्यवाणी बन जाती है। अब ये पूरी बकवास है, पूरी 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 बकवास। क्योंकि सोचिए कि आप लोग रोजाना क्या खरीदते हैं। ये सबसे अधिक संभावना है कि ये ऊर्जा होगी, आप जानते हैं, अपनी कार में गैस डालना, ये शायद भोजन होगा, ये शायद आपकी स्वास्थ्य बीमा होगी, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भुगतान करना, शायद अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदना, शायद वे स्कूल जा रहे हैं या उन्हें कुछ नए टेनिस जूते चाहिए या ऐसा कुछ। आप रोजाना जो चीजें खरीदते हैं उनमें से कितनी ऐसी हैं जिन्हें आप नहीं खरीदेंगे क्योंकि आपने सोचा, या क्या आप अभी खरीदेंगे हालांकि आपको उनकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपने सोचा कि कीमतें अधिक होने वाली हैं? या ये डिफ्लेशन के साथ बिल्कुल वही बात है ना? आप में से कितने लोग आज नहीं खरीदेंगे क्योंकि आपने सोचा कि 6 महीने में कीमतें कम होंगी? आप ऐसा नहीं करेंगे। यह कभी भी आपके निर्णय लेने की प्रक्रिया में नहीं आता। अगर आपको अपनी कार में गैस डालनी है तो महंगाई की अपेक्षाएं इसमें नहीं आती। आप आज अपनी कार में ज्यादा गैस नहीं डालने वाले हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि 6 महीने में गैस की कीमतें अधिक होंगी। नहीं, आप इसे भरने वाले हैं चाहे जो है ना? क्या आप अपना किराया नहीं चुकाने वाले हैं? क्या आप अधिक किराया चुकाने वाले हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि 6 महीने में कीमतें अधिक होंगी? क्या आप और अधिक खाना खरीदने वाले हैं? आओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब एक चीज जो लोग आज खरीदते समय महंगाई या डिफ्लेशन के बारे में ध्यान में रखते हैं, वह है संपत्तियां। मेरे विचार में असली दुनिया में यही एकमात्र चीज है। तो अगर आप मानते हैं कि 1 साल में आवास की कीमतें कम होंगी, तो आप आज शायद नहीं खरीदेंगे। या अगर आप सोचते हैं कि 1 साल में आवास की कीमतें अधिक होंगी, तो आप शायद आज खरीदेंगे। लेकिन संपत्तियों को छोड़कर बाकी सब कुछ चाहे। क्या आपको लगता है कि हमें महंगाई होने वाली है या डिफ्लेशन? वास्तव में यह आपके रोजमर्रा के निर्णय लेने की प्रक्रिया में नहीं आता। लेकिन 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 फेडरल रिजर्व और वहां के 900 पीएचडी वाले लोग सोचते हैं कि यह महंगाई का मुख्य कारण है। तो ये उस बात पर वापस जाता है जो हम इस चैनल पर हमेशा कहते हैं। ये वास्तव में इस बारे में नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, ये इस बारे में है कि बाजार क्या सोचता है, और इस मामले में ये इस बारे में है कि फेड अब क्या सोचता है। क्या यह महंगाई को वास्तविकता में लाएगा? फेड जो भी सोचता है, नहीं। लेकिन यह उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया में जाएगा जब बात ब्याज दरों और फेड फंड्स दर, ओवरनाइट दर और 2025 में वे क्या करेंगे की होती है। और यही वजह है कि हमें इस पर बहुत ध्यान देना होगा। और यही वजह है कि हमें फिर से अपने आप से पूछना होगा, चाहे हम क्या सोचते हैं, फेड क्या सोचता है। हालांकि हम जानते हैं कि वे पूरी तरह से पागल हैं और उनके मॉडल पूरी बकवास हैं। तो चलिए इस ब्लूमबर्ग लेख पर चलते हैं। और यह है मिशिगन सर्वे से, मिशिगन उपभोक्ता सर्वे से, और हम अमेरिका को देखते हैं। उपभोक्ता महंगाई की उम्मीदें बढ़ गई हैं, लेकिन वे सिर्फ बढ़ी नहीं हैं, वे 2008 के बाद से सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए। मुझे लगता है कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस बात पर कहां जा रहा हूं। यह कहना नहीं है कि 2025 बिल्कुल 2008 की तरह होगा। जो मैं कह रहा हूं वह यह है कि यह संभव है। यह संभव है क्योंकि बहुत से लोग जो इतिहास का अध्ययन नहीं करते कहेंगे, ओह मेरे भगवान, बेरोजगारी की दर कम हो रही है। ओह मेरे भगवान, लंबी अवधि की दरें बढ़ रही हैं। ओह मेरे भगवान, सीपीआई स्थिर है। ओह मेरे भगवान, महंगाई की उम्मीदें आसमान छू रही हैं। अगर क्योंकि हमारे पास ये 4 डेटा पॉइंट्स हैं या 5, जो भी हो। इसलिए 2008 की तरह एक चक्र होने की संभावना बहुत बहुत कम है, अगर पूरी तरह से असंभव नहीं है। और यहीं पर मैं कदम रखता हूं और कहता हूं, ठहरो 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 1 मिनट। इतनी जल्दी नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि हमने ये चीजें पहले भी देखी हैं और हमने देखा है कि ये कैसे सामने आए। और ये महंगाई के साथ नहीं हुए। ये महंगाई के साथ नहीं हुए जब फेड ने ब्याज दरें रोक दी। ये लंबे समय तक नहीं हुए जबकि वक्र ऊपर की ओर बढ़ता रहा और उपभोक्ता कीमतों में फिर से तेजी आई। तो ये एक भविष्यवाणी नहीं है। ये सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये अभी भी एक संभावना है। और सिर्फ इसलिए कि हमारे पास ये, चलो कहते हैं, विरोधाभासी डेटा पॉइंट्स हैं, ये मंदी को पूरी तरह से खत्म नहीं करता।
लेकिन हमें अभी भी वस्तुनिष्ठ रहना होगा, जो हमने शुरुआत में कहा था। और मैं जॉर्ज गैमन, मुझे वहां बैठकर यह कहना होगा, अरे मैं कब गलत होऊंगा, मुझे अपने आधारभूत मामले को कब बदलना होगा, या आपको डेटा पर निर्भर रहना होगा, जैसा कि फेड कहता है। ठीक है, तो चलो इसे यहां देखते हैं। दीर्घकालिक महंगाई के दृष्टिकोण 3.3 पर पहुंच गए। मिशिगन सर्वेक्षण में प्रारंभिक जनवरी उपभोक्ता भावना सूचकांक में कमी आई है। तो हमारे पास उपभोक्ता भावना घट रही है। यह अपेक्षाओं से कम है, जो अजीब है जब हमारे पास 256,000 नौकरियों का आंकड़ा है ना। दो अन्य डेटा पॉइंट्स हैं जो वास्तव में मेल नहीं खाते। अगर आप उपभोक्ता भावना को देखें तो ऐसा लगता है कि यह घरेलू सर्वेक्षण की ओर अधिक झुकाव रखता है, बजाय कि प्रतिष्ठान सर्वेक्षण के। लेकिन इस पर वापस आते हैं। ये 3.3 महीने दर महीने वृद्धि 0.3 का इजाफा था। पिछले महीने से 3% और फिर से गिरिया 2008 के बाद का सबसे उच्च स्तर है। और यहां वे एक तरह की साइड बाय साइड तुलना कर रहे हैं, जहां हम 2008 में थे। और ये बस ये अजीब तरह से समान है। अब मैं जो करना चाहता हूं वह दो दीर्घकालिक प्रवृत्तियों पर ध्यान केंद्रित करना है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि सीएनबीसी पर बहुत से लोग बहुत से उद्धरण के अनुसार विशेषज्ञ बस ये मान लेते हैं कि क्योंकि महंगाई स्थिर है, या क्योंकि हमारे पास महंगाई की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, महंगाई की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, ये पूरी तरह से मंदी को समाप्त कर देती है। ये इसे टेबल से हटा देता है। लेकिन चलो 2007 को देखते हैं, आखिरी बड़े चक्र को यहां। और ठीक जब उन्होंने दरें घटाना शुरू किया, मैं इसके बारे में चैनल पर बात करता हूं, ये चीज कभी भी सही से नहीं चलती। मुझे नहीं पता क्यों। यह हमेशा मुद्रा आपूर्ति पर ऊपर रहना चाहता है। मैं लाल रेखा को पाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, बस यही तो है। दुर्भाग्यवश यह अगस्त है, लेकिन विचार वही है। मैं सितंबर 2007 करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह चीज थोड़ी नखरेबाज है। तो हम अगस्त 2007 के साथ रहेंगे। सीपीआई 2.76 पर था। अब 2008 के जुलाई में आगे बढ़ते हैं और सीपीआई कम था। ज्यादातर लोग उम्मीद करेंगे कि ऐसा था। नहीं, यह बहुत अधिक था। 5.6 5.6। और यही कारण है, मेरा मतलब है कि हमारे पास यह बड़ा बढ़ोतरी हुआ। चलो कहते हैं 2.63 से 5.6 तक 8-9 महीनों के भीतर। इसलिए अगर आप 2008 में वापस जाएं, खासकर शुरुआत में महंगाई की उम्मीदें आसमान छू रही थीं, जैसे कि आज हमने देखा। लेकिन फिर देखो क्या हुआ। हम 5.6 से जाते हैं और आप लोग जानते हैं कि यह फिल्म कैसे खत्म होती है, सीधे नकारात्मक 2 पर। और अगर आप उस समय के वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ें 5.6 पर 2008 के मध्य में, तो वे कह रहे हैं कि फेड बहुत गलत दिशा में जा रहा है। उन्होंने बहुत ज्यादा कटौती की। उन्होंने एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में कटौती की, और अब यह अधिक गर्म हो जाएगा और हमें महंगाई की चिंता करनी होगी। वास्तव में 2008 के अंत में फेड को ब्याज दरें बढ़ाने की आवश्यकता है। रुकने के बारे में भूल जाओ। उन्हें ब्याज दरें बढ़ाने का चक्र शुरू करना होगा। ये जुलाई में कहानी थी 2008 का। और वैसे अनुमान लगाइए कि 10 साल की ट्रेजरी यील्ड ने मार्च से क्या किया। तो हम जाने वाले हैं। हमने इसे जूम इन किया है, ये बिल्कुल सही है। और फिर हम 2008 को देखेंगे और हम मार्च 334 पर वापस जाएंगे। क्या ये 10 साल की ट्रेजरी यील्ड है? चलो जुलाई 4 और 7 पर आगे बढ़ते हैं। तो ये 90 बेसिस पॉइंट से बढ़ता है। मुझे लगता है कि अगर आप सबसे निचले और सबसे ऊंचे स्तर को देखें तो ये लगभग 100 बेसिस पॉइंट्स के आसपास था। वह 10 साल की ट्रेजरी उस चक्र के दौरान बढ़ी जबकि महंगाई की उम्मीदें आसमान छू रही थीं, जबकि सीपीआई 3 से 5.6 की ओर बढ़ रहा था। जबकि मुख्य धारा की कहानी यह थी कि फेड बहुत ज्यादा कटौती कर रहा है और अर्थव्यवस्था अधिक गर्म होने वाली है। यह उस समय के ठीक बीच में है जब हम मंदी में थे। वास्तव में जब हम वैश्विक वित्तीय संकट के बीच में थे, तब वे ये बातें कह रहे थे। और आप लोग, जैसे मैंने कहा, आप जानते हैं कहानी, है ना। महंगाई नकारात्मक हो गई 2%, और उनके 1 या 2 महीने के भीतर वॉल स्ट्रीट जर्नल में आकर यह कहना कि फेड को ब्याज दरें बढ़ानी होंगी। फेड ने दरों को लगभग 2% से सीधे शून्य तक गिरा दिया और उन्होंने क्यूई शुरू किया, क्योंकि हमारे पास 1930 के दशक के बाद का सबसे बड़ा वित्तीय संकट था। जो वैसे बांड बाजार ने बिल्कुल सही भविष्यवाणी की थी। चलो इस ब्लूमबर्ग लेख पर वापस चलते हैं। लगभग 1/3 उपभोक्ताओं ने स्वाभाविक रूप से टैरिफ का उल्लेख किया। तो यही वजह है कि वे ऐसा सोच रहे हैं, कीमतें और बढ़ने वाली हैं। मेरा मतलब है, यह इस बात से होना चाहिए कि उन्हें 2020 से कीमतों के तेजी से बढ़ने का पीटीएसडी है। और यह समझ में आता है। मेरा मतलब है, आप लोग जानते हैं कि कीमतें कितनी बढ़ गई हैं। हर बार जब मैं अमेरिका वापस जाता हूं, मुझे स्टिकर शॉक होता है। ये ऐसा है, तुम मुझसे चार्ज कर रहे हो एक टर्की सैंडविच के लिए कितना, तुम मुझसे एक टूथब्रश के लिए कितना चार्ज कर रहे हो।
ये पागलपन है। तो मैं इसे पूरी तरह से समझता हूं, तो मुझे लगता है कि वहां हाल की पूर्वाग्रह ही है जो ज्यादातर लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि महंगाई अगले साल ये बहुत अधिक होने वाला है, लगभग 3%। और फिर टैरिफ्स बस ऐसे ही हैं। शायद ये तो केक पर आइसिंग की तरह होगा। वे कहते हैं कि उम्मीदें अभी भी 1970 के दशक की तुलना में कम हैं। ये समझ में आता है। देखो, हम 1970 के दशक में नहीं जा रहे हैं। हम 1970 के दशक में नहीं जा रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? क्योंकि बैंक सहयोग नहीं कर रहे हैं। हम M2 पैसे के निर्माण को बस नहीं देख रहे हैं। आपको M2 को बहुत बहुत तेजी से बढ़ते हुए देखना होगा ताकि 1970 के दशक की पुनरावृत्ति हो सके। अब हम 1940 के दशक की पुनरावृत्ति देख सकते हैं, लेकिन वे बहुत अलग गतिशीलताएं थीं जो बढ़ी 1940 के दशक की, लेकिन वे बहुत अलग गतिशीलताएं थीं जो बढ़ी महंगाई या उपभोक्ता कीमतें। और यही वजह है कि हमने उन बड़े उछालों को देखा और फिर बड़े गिरावटों को। जहां 1970 के दशक में यह अधिक था, यह एक रोलर कोस्टर की सवारी थी। कुछ भी सीधी रेखा में नहीं बढ़ता, लेकिन यह कुछ ऐसा था। और उस स्थायी उपभोक्ता मूल्य महंगाई को बनाए रखने के लिए और इसे लगातार बढ़ाते रहने के लिए भले ही कुछ समय के लिए महंगाई कम हो, या को बैंकों को अधिक मुद्रा इकाइयां बनानी होंगी और अधिक मुद्रा इकाइयां होनी चाहिए। सामानों और सेवाओं का पीछा करना, और यह सिर्फ सरकार के माध्यम से नहीं हो सकता, आप जानते हैं, या फेड द्वारा क्यूई करने से जो M2 को बढ़ाता है। मेरे विचार में आपको बैंकिंग सिस्टम का सहयोग चाहिए। कम से कम यही इतिहास हमें बताता है। इसलिए मुझे लगता है कि 2020 के दशक के लिए 1970 के दशक एम्स की संभावना बहुत कम है। हालांकि मुझे लगता है कि यह समग्र रूप से एक महंगाई वाला दशक होगा, जिसका मतलब है कि अंत में इसे 2030 कहें, कीमतें 2020 की तुलना में अभी भी बहुत अधिक होंगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह 1970 का दशक है। 1940 का दशक 1970 के दशक की तुलना में बहुत अलग था। उस साल को साल दर साल देखना, हालांकि शुरुआत से अंत तक कुल मूल्य वृद्धि समान थी। विश्वविद्यालय का समग्र उपभोक्ता अपेक्षाओं का सूचकांक 6 महीने के निचले स्तर पर गिर गया। देखो, ये नौकरी के आंकड़ों के साथ मेल नहीं खाता। ये मेल नहीं खाता। यह यह उम्र, स्थापना सर्वेक्षण, घर के सर्वेक्षण के साथ अधिक संगत। यहां वापस आना, तो मासिक न्यूनतम 70.2। जैसा कि आधे उत्तरदाताओं ने कहा, वे उम्मीद करते हैं कि बेरोजगारी दर बढ़ेगी। ठीक है, मेरा मतलब है यह अच्छा संकेत नहीं है। यह अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन हमें उस डेटा बिंदु को बाकी के साथ जोड़ना होगा जो हमारे पास है। और फिर आप कभी भी 100% बुलिश या 100% बेयरिश नहीं होने वाले हैं। आपको बस इस तौलने की मशीन का उपयोग करना है और संभावनाओं का निर्धारण करना है कि अगर डेटा नकारात्मक पक्ष या सकारात्मक पक्ष की ओर झुक रहा है, कुल संतुलन पर इस महीने की गिरावट रिपब्लिकन और राजनीतिक स्वतंत्रों के बीच केंद्रित थी। देखो, इससे मुझे यह पता चलता है कि पिछले महीने वे ट्रंप के बारे में बहुत बहुत उत्साहित थे, और फिर वे जैसे जाग गए और बोले, ओह, वास्तव में, चलो वास्तविकता पर वापस चलते हैं। और सच यह है कि नौकरी का बाजार इतना अच्छा नहीं है, और सच यह है कि अर्थव्यवस्था की मूलभूत बातें खराब हैं। ये कुछ ऐसा ही है। ट्रंप के साथ वह हनीमून चरण और वह प्रकार की उत्साह तेजी से घट रही है। ठीक है, मुझे लगता है कि यही होगा जो मैं आपके लिए उजागर करना चाहता हूं, और मुझे यकीन है कि आप इसके बारे में बहुत उत्साहित होने वाले हैं। और हमने कल इस पर चर्चा की, रिक रूल रिबेल कैपिटलिस्ट लाइव में जा रहे हैं, वो वहां होने वाला है। आप उनसे आमने सामने मिल सकते हैं। वो एक प्रस्तुति देने वाले हैं। वो आपको सोने, यूरेनियम, चांदी जैसे वस्तुओं के बारे में बात करने वाले हैं। वास्तव में एक छोटी सी कहानी। जब मैं लगभग 1 महीने पहले न्यू ऑर्लियंस में था, न्यू ऑर्लियंस निवेश सम्मेलन में बोलते हुए मैंने अपने अच्छे दोस्त रिक रूल के साथ डिनर किया, और मैंने उसे उस सोने की खान के बारे में बताया जहां मैं आज कोलंबिया के बीच में गया था। ये एक जगह है जिसे मारमाटो कहा जाता है। ये पहाड़ जहां वे 400 साल से सोना निकाल रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया। और ये दूसरी बार है जब मैं वहां गया हूं। और रिक ने कहा, ओ हाँ, मैं मारमाटो कई कई बार गया हूं। मैं वहां 20 या 30 साल पहले जाना शुरू किया था। और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, मारमाटो 20 साल पहले जाने के लिए एक जगह नहीं थी। आज ये शानदार है। शानदार। 20 साल पहले इतना नहीं, लेकिन ये वास्तव में बहुत अच्छा था, ये देखना कि उनके पास बहुत अनुभव था। और आप लोग जो रिक रूल को नहीं जानते, सुनिए, वह ओजीज की ओजी हैं, उन और डग केसी। जब बात इन जूनियर खनिकों में निवेश करने की होती है, सामान्य तौर पर वस्तु शेयरों में यह यूरेनियम, तेल, चांदी पर लागू होगा। प्लैटिनम। तो अगर आपने रेबेल कैपिटलिस्ट लाइव के लिए अपने टिकट नहीं लिए हैं, तो आपको इसे जल्दी से करना होगा।
क्योंकि मेरी वॉच लिस्ट पर नंबर 1 चीज जो मैं सस्ती में खरीदना चाहता हूं, अगर हमें मंदी होती है, तो वो है वस्तु शेयर।